दोस्तों नमस्कार, यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन। इसमें आप पढ़ेंगे आधुनिकीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी प्रमुख परिभाषाएं क्या दी गई हैं, आधुनिकीकरण का क्षेत्र क्या है तथा आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। इसके अलावा आप भारत में आधुनिकीकरण का पैटर्न क्या है इसके संबंध में भी पढ़ेंगे। दोस्तों आधुनिकीकरण को सीधे सीधे पाश्चात्यकरण से जोड़ा जाता है क्योंकि आधुनिकीकरण का प्रारंभ सबसे पहले पाश्चात्य देशों से हुआ था। इसके मुख्य तत्व औद्योगिकरण तथा शहरीकरण हैं, जिसके द्वारा आधुनिक संरचनाओं की नींव पड़ी और यह धारणा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि में परिवर्तन की बात करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिकीकरण, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन। दोस्तों आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है जो एक प्रक्रिया का बोध कराता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य यह है कि सतत एवं लगातार होने वाली क्रिया। आधुनिकीकरण एक स्थिर अभिक्रिया या स्थिर प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सतत और लगातार होने वाली प्रक्रिया है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत और बहुआयामी प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले पश्चिमी समाजों में प्रारंभ हुआ था। आधुनिकीकरण शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले पश्चिमी समाजों यानी यूरोपीय देशों में हुआ था। तत्कालीन यूरोपीय समाज में पुनर्जागरण एवं औद्योगिकरण के कारण पश्चिमी समाजों में तीव्र परिवर्तन होने लगे थे। इससे समाज में भिन्नता दिखाई देने लगी और एक तरफ परंपरागत समाज और दूसरी तरफ वे समाज जिसमें परिवर्तन हो रहे थे और आधुनिक समाज के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहे थे, और इसी स्थिति ने आधुनिकीकरण को जन्म दिया। तो दोस्तों आपने समझ लिया, आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है जो एक प्रक्रिया का बोध कराता है। यह एक बहुआयामी और विस्तृत प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ सबसे पहले पाश्चात्य यानी यूरोपीय समाज में हुआ था और आधुनिकीकरण का जो प्रारंभ है इसने परंपरागत समाज और दूसरी तरफ परिवर्तनशील समाज में अंतर करना शुरू कर दिया था और इसी के कारण आधुनिकीकरण का जन्म हुआ। अंग्रेजीकरण, यूरोपीकरण, पाश्चात्यकरण और शहरीकरण को आधुनिकीकरण के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजीकरण, यूरोपीकरण, पाश्चात्यकरण और शहरीकरण को आधुनिकीकरण के पर्यायवाची के रूप में लिया जाता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की तरह ही आधुनिकीकरण भी एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें हमारे सामने समस्या ये होती है कि वे कौन सी स्थितियां हैं जिन्हें हम आधुनिकीकरण के अंतर्गत मान सकते हैं। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी शर्तें हैं आधुनिकीकरण की जिससे हम किसी समाज को आधुनिक मान सकते हैं। दोस्तों आधुनिकीकरण एक मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है, यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में इच्छित परिवर्तन नहीं होते हैं। वास्तव में जो हमने पहले चर्चा किया कि आधुनिकीकरण एक बहुआयामी और बहुदिशा युक्त होने वाला परिवर्तन है, न कि किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला परिवर्तन। यानी इसमें आधुनिकीकरण में एक ओर परंपरागत समाज होता है और दूसरी ओर ऐसा समाज जिसमें परिवर्तन होता है यानी आधुनिक समाज। तो हम इन दोनों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों बेनेडिक्ट का मानना है कि आधुनिकीकरण से मेरा तात्पर्य 1760 से 1830 में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति तथा 1784 से 1794 में फ्रांस की क्रांति के दौरान उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों से है। तो बेनेडिक्ट की परिभाषा के विश्लेषण से ये बात स्पष्ट होती है कि पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तनों का अनुकरण यदि अन्य देश करते हैं तो इसे आधुनिकीकरण कहा जाएगा। कुछ विद्वानों ने आधुनिकीकरण को एक प्रक्रिया तो कुछ ने इसे प्रतिफल माना है। एक विचारक हैं आइजेंस्टेड के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है और ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिकीकरण उस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की ओर परिवर्तन की प्रक्रिया है जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी तक पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में और 20वीं शताब्दी तक दक्षिणी अमेरिका, एशियाई और अफ्रीकी देशों में विकसित हुई। गोरे ने आधुनिकीकरण को एक जटिल प्रक्रिया माना है। इस संबंध में उनका तर्क है कि जिन समाजों को हम आधुनिक कहते हैं उनमें भी विकास के पैटर्न में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। हालपर ने एक विचारक हैं, उनका कहना है कि आधुनिकीकरण
रूपांतरण से संबंधित है। आधुनिकीकरण का जो संबंध है वो रूपांतरण से है। ये रूपांतरण कहाँ होता है? तो ये रूपांतरण उन सभी पहलुओं यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक स्तरों पे होता है जिससे व्यक्ति अपने समाज का निर्माण में प्रयोग करता है। भारतीय विचारक हैं भारतीय समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे। उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत अवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों और उससे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं एवं सामाजिक आदर्श के नियमों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक समन्वित प्रक्रिया है जो परंपरा की विरोधी है और जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, लौकिकता, स्वतंत्रता और विवेक का समावेश होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिकीकरण को समझने के लिए या आधुनिकीकरण को परिभाषित करने के लिए आप कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो परंपरा की विरोधी है, जिसमें औद्योगिकरण, नगरीकरण, लौकिकता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और विवेक का समावेश होता है। प्रमुख समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह कहते हैं कि जब परंपराओं के अंतर्गत परिवर्तन सम विकास के रूप में न होकर विषम विकास के रूप में होता है तो इस स्थिति को आधुनिकीकरण कहा जाता है। श्रीनिवास यानी एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण को पश्चिमी मॉडल के आधार पर परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द है। ए.आर. देसाई मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में विचारों तथा क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया को आधुनिकीकरण मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उन सभी परिवर्तनों को शामिल किया जा सकता है जो जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सांस्कारिक, वैचारिक और धार्मिक पक्षों से संबंध होते हैं। आधुनिकीकरण का क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, यानी स्कोप ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वास्तव में हमारे चारों ओर जो घटनाएं और तथ्य हैं उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि यानी सोशल मोबिलाइजेशन, शिक्षा का प्रसार, जनशक्ति का मानव हित में उपयोग, अर्जित पारिस्थितिकी का महत्व और उसकी सक्रियता में वृद्धि, आधुनिक परिवहन और संचार के साधनों की वृद्धि, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, आजीविका उपार्जन के लिए नवीन प्रविधियों का प्रयोग, ये विशेषताएं हैं जो आधुनिकीकरण की प्रकृति और उसके क्षेत्र को स्पष्ट करती हैं। और हमने ये पढ़ा था कि आधुनिकीकरण एक विस्तृत, जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, तो इसमें ढेर सारी इसके क्षेत्र में चीज़ें शामिल होती हैं। आर्थिक क्षेत्र में मशीनीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक संपन्नता मिलती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में परंपरागत शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है और ये सभी आधुनिकीकरण के संकेत माने जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में जो होता है कि पुराने कर्मकांड, यज्ञ, हवन इनका त्याग करके अधिक बौद्धिक, नैतिक और तार्किक बना जाता है। पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में देखा जाए अगर तो वहाँ पे जो हमारे पुराने रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनके स्थान पर आधुनिक मूल्यों का पालन करना आधुनिकीकरण है। इसके अलावा जो हमारे संस्कार हैं जैसे विवाह, खान पान और पहनावे की प्राचीन परंपरा के स्थान पे उनमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और उनके आधार पे सामाजिक संरचना का जो निर्माण हुआ है वो आधुनिकीकरण है। इसके अलावा नगरीकरण, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण जैसी प्रक्रियाएं भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। लेवी एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि आधुनिकीकरण कुल मिलाकर प्रौद्योगिकी वृद्धि है। तो वो कहते हैं कि जो उपकरण है या तकनीकी ज्ञान है उनका जो विकास है वही आधुनिकीकरण का अर्थ कहलाता है। डेनियल लर्नर कहते हैं कि आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन्हें हम कुछ बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। तो डेनियल लर्नर के अनुसार जो आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं उसमें पहला है कि नगरीकरण इसमें बढ़ जाता है। ग्रामीण समाजों से जो बदलाव होता है, ग्रामीण समाज नगरीकरण में परिवर्तित होने लगता है।
औद्योगिकरण की प्रक्रिया और उसकी दर बढ़ जाती है। इसके अलावा साक्षरता में वृद्धि होती है। साथ ही बढ़ी हुई साक्षरता से जो शिक्षित लोगों के प्रयोग के साधन हैं, समाचार पत्र, संचार साधन और लोगों के मध्य जो सहभागिता होती है, वैचारिक आदान प्रदान होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है। मनुष्यों के ज्ञान क्षमता में वृद्धि होती है। इसके अलावा राजनीतिक जीवन में विशेषताओं को ये उन्नत करता है तथा कुल मिलाकर ये सभी नगरीकरण, औद्योगिकरण और संचार के साधनों का विकास, ज्ञान क्षमता में वृद्धि, ये सभी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में शामिल होते हैं। भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोकतंत्र की धारा है, धर्मनिरपेक्षता है और समाजवाद है, इन सभी को आधुनिकता का मॉडल माना गया है और भारत के स्वतंत्रता के बाद इस मॉडल को अपनाया गया है कि भारत को एक लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना गया है। तो ये भी आधुनिकता का ही परिणाम है। दुबे का मानना है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप समाज में तर्क, परानुभूति, गतिशीलता और सहभागिता बढ़ती है और इसमें वे मुख्य रूप से 3 तत्वों को शामिल करते हैं। पहला यह है कि मानव समस्याओं के समाधान के लिए जड़ शक्ति का प्रयोग, जैसे डीजल इंजन, विद्युत, मशीनीकरण। जड़ शक्ति का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाए, न कि व्यक्तिगत रूप से। इसके बाद वो कहते हैं कि इसमें जटिल संगठनों का निर्माण होता है। तो जटिल संगठनों को गतिमान करने के लिए व्यक्तित्व में समाज और संस्कृति में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। एम.एन. श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण के 3 प्रमुख क्षेत्रों का विवेचन किया है। भौतिक संस्कृति का क्षेत्र, इसमें तकनीकी ज्ञान भी शामिल है, सामाजिक संस्थाओं का क्षेत्र और ज्ञान, मूल्य और मनोवृत्तियों का क्षेत्र। A.R. देसाई आधुनिकीकरण का प्रयोग कहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिकीकरण बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक आदि जीवन के सभी पहलुओं तक विस्तृत है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर आपने आधुनिकीकरण के क्षेत्र को जान लिया। अब आइए जानते हैं आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन दोस्तों माइरन बीनर हैं। उनके अनुसार आधुनिकीकरण को संभव बनाने के लिए या संभव बनाने वाले प्रमुख साधन कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, उसमें ये आधुनिकीकरण के साधनों में शिक्षा को मानते हैं। शिक्षा मनुष्य में सोचने और विचारने की क्षमता को बढ़ाती है, व्यक्तियों में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाती है और तकनीकी ज्ञान तथा नई सोच और नवीनताओं के लिए आवश्यक कौशल, दक्षता और अभिरुचि पैदा करती है। दूसरा जो साधन है आधुनिकीकरण का वो है संचार। संचार के साधनों का विकास आधुनिक विचारों को प्रसारित करने का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि ये सभी आधुनिकीकरण के प्रमुख साधन हैं। राष्ट्रवाद पे आधारित विचारधारा, तो बहुलवादी समाज में जो राष्ट्रवादी विचारधाराएं हैं वो सामाजिक दरारों के एकीकरण के लिए अच्छा साधन होती हैं और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए राजनीतिक अभियान की भी सहायता करती हैं। चौथा जो ये आधुनिकीकरण का साधन है वो है करिश्माई या चमत्कारी नेता। तो एक करिश्माई नेता लोगों को आधुनिक विचार, विश्वास, रीति रिवाज और विचार व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि लोगों को उसके प्रति श्रद्धा होती है तथा उसकी बात मानते हैं। पांचवा है आधुनिकीकरण का साधन औपीड़क सरकारी सत्ता। तो यदि सत्ता कमजोर होती है तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर पाती है, लेकिन मजबूत सरकार होती है तो वो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकती है और अपने अनुसार लोगों को बाध्य कर सकती है कि वे उस प्रक्रिया को अपनाएं। तो इस प्रकार आपने जान लिया आधुनिकीकरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा इसकी कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, इसके अलावा आधुनिकीकरण के साधन कौन कौन से हैं। अब आइए देखते हैं भारत में आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। तो दोस्तों रेडफील्ड एक विचारक हैं। उन्होंने भारत में सांस्कृतिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को समझने के लिए परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया था। रेडफील्ड का मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है, जिन्हें 2 भागों में बांटकर समझा जा सकता है। दोनों परंपराओं में पहली श्रेणी को परंपरा को बृहद परंपरा और दूसरी श्रेणी की परंपरा को लघु परंपरा कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे व्यवहार के तरीकों को परंपरा कहा जाता है। व्यवहार हमारी आदत, विचार, रूढ़ियाँ, मूल्य, विश्वास, धर्म, रीति रिवाज आती हैं जो प्राचीन काल से हमारे आदतों में शामिल हैं।
जिन्स वर्ग कहते हैं कि वे सभी विचार, आदत और प्रभावों के योग को परंपरा कहा जाता है जो व्यक्तियों के समुदाय से संबंधित होता है। योगेंद्र सिंह ने किसी समाज की उस संचित विरासत को परंपरा कहा है जो सामाजिक संगठन के समस्त स्तरों पर छाई रहती है। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान में एकल परिवार की व्यवस्था हो गई है। ऐसा इसलिए कि परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ रहना संभव नहीं है। नौकरी है, व्यापार है, शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, इसी के कारण पारिवारिक सदस्य अलग अलग रहते हैं। तो अब संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार हो गया है। एकल परिवार होने के बावजूद यहाँ पर कुछ परंपरागत प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, जैसे एकल बच्चे को उसके दादा दादी, नाना नानी के पास या जन्मदिन पर सभी का एकत्रित होना या छुट्टियाँ मनाना। ये सभी जो संयुक्त परिवार के बाद एकल परिवार बन गया है, उसके बाद भी हमारे अंदर परंपरागतता की धारणा है। भारतीय परंपरा में पुत्र का परिवार में होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुत्र ही पिता का अंतिम संस्कार करेगा और उस पे जो भी है, पुत्र के अभाव में यज्ञ तप ज्ञान को भी व्यर्थ माना जाता था। लेकिन वर्तमान में जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, इसने इस प्रभाव को या इस परंपरागत सोच को चुनौती दी है और अब पुत्री और पुत्र में कोई भेद नहीं किया जाता है, लेकिन इसमें भी हर जगह अलग अलग पैटर्न माने जाते हैं, मनाए जाते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आधुनिकीकरण का ही ये परिणाम है कि अब पुत्रियां भी या लोग एक पुत्र की चाह में 2-3 पुत्रियां नहीं करते हैं, लेकिन एक परिवारों में अधिकतम 1-2 पुत्रियां ही रखते हैं। और अब पुत्रियां हो या पुत्र, दोनों ही पुरातन रूढ़ियों को तोड़कर पिता का अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। इसके अलावा मातृदेवी की पूजा भारतीय समाज में प्रचलित थी। वैदिक काल में माता, पृथ्वी आदि नामों से जाना गया और व्रत, त्योहार आदि मनाने की जो पद्धति थी वो भी समय के अनुरूप अनेक प्रकार के सुविधाजनक परिवर्तन हो गए हैं। और शादी विवाह अन्य अवसरों पर फिजूल खर्ची, शानो शौकत का प्रदर्शन करने वाले भारतीय अब आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र के लिए, निजी और सरकारी संस्थाओं के लिए, व्यक्तिगत रूप से असहाय लोगों की सहायता के लिए भी तत्पर हो रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आधुनिकता के इस दौर में पारंपरिक विचारों का ही प्रभाव है और वर्तमान हकीकत यही है कि हम सभी आधुनिक समय विचारों, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित हैं, फिर भी अपने परंपराओं को उनके परिवर्तित रूप में हमने जीवित रखा है। तो कुल मिलाकर जो हमारे यहाँ परंपरा और आधुनिकता है, तो वो आधुनिक होते हुए भी हमने अपनी कुछ परंपराओं को अभी जीवित रखा है, जो कि हमारे हित में है। इस प्रकार से भारतीय संदर्भ में यदि आधुनिकीकरण को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज का संपर्क है जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता से हुआ था। और उसके भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो औपनिवेशिक शासन से ही शुरू हुई थी। तत्कालीन समय में मशीनीकरण, आधुनिकीकरण की स्थापना और नगरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला था और धीरे धीरे जो भारतीय परंपरागत समाज था उसमें परिवर्तन का दौर हुआ और आधुनिकीकरण को जोर मिला था। वर्तमान में पश्चिमी सभ्यता, समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, व्यक्तिवादिता और विवेकशीलता जैसे दृष्टिकोण उनको भारतीय सभ्यता या भारतीय परंपरा ने भी अपनाया और आज़ाद भारत में भारतीय समाज सुधारकों के नेतृत्व में जो हमारी सामाजिक कुरीतियाँ थीं या कुछ ऐसी परंपराएं थीं जो अच्छी नहीं थीं, उनको दूर करने का प्रयास किया गया। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। इसीलिए योगेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने संरचनात्मक और सांस्कृतिक विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, तो स्वाभाविक है कि परंपरागत सामाजिक मूल्यों पर मानव को एक विशेष ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण का उस पर भी एक अलग प्रभाव पड़ा है। और कुल मिलाकर वर्तमान में ये स्थिति देखने को आई है कि जो कुछ चीज़ें भारतीय सामाजिक मूल्य परंपरा की जो तरीके थीं, जो रूढ़ियाँ थीं या परंपरा की जो चीज़ें थीं जिन्हें उन्नति में बाधक माना जाता था, उन्हें लोग छोड़कर परंपरावादिता से आधुनिकता की ओर निकल रहे हैं। भारतीय समाज में क्रियाशील परिवर्तन एवं निरंतरता की प्रवृत्तियों के संदर्भ में यदि आधुनिकता की प्रवृत्ति पर दृष्टि डाली जाए तो निश्चित रूप से ये स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में जहां आज भारतीय समाज परिवर्तन और
प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है और इसके तहत इसने विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। लेकिन ये बात भी द्रष्टव्य है कि आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया ने भले ही पूर्ण रूप से न सही किंतु कुछ मात्रा में परंपरा और सामाजिक मूल्यों का परिवर्तन अवश्य ही किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा आधुनिकीकरण क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। इसके अलावा आपने देखा भारत में आधुनिकीकरण। तो भारत में जो आधुनिकीकरण का पैटर्न है वो ये है कि यहाँ पे आधुनिकीकरण वाले मूल्य तो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो अच्छी परंपराएं हैं हमारी, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।